नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सचिन एकेडमी पर। तो कैसे सभी प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय आपको दे देता हूं। मैं प्रमोद सारंग आपको यहां पर सचिन एकेडमी पर हिंदी पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा स्तर आपको चाहिए बीपीएससी के स्तर के जो है अनुसार वो आपको यहां पर उपलब्ध होगा। तो थोड़ी सी मेरी जो है यहाँ पर योग्यता, लेकिन आपको पता है योग्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके पास सही कंटेंट और अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे दोस्तों कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जाए। ठीक है, तो चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहले थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो बीपीएससी में सिलेबस का क्या अनुमान रहेगा। ठीक है, तो हिंदी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल निश्चिंत होकर विश्वास आपका बना हुआ है सचिन एकेडमी पर। तो उसी विश्वास के आधार पर हम आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या अनुमानित है। ठीक है, जैसे कि ओरली मैं बता देता हूँ, बाकी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहिएगा। तो इसमें वर्णमाला आएगी, आपकी संधि, समास, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, और जो ये इसके साथ में शंकर शब्द होंगे, विदेशज होंगे, देशज शब्द होंगे, रूढ़, योग, रूढ़, इस तरह की कई सारी चीज़ें इसके आप में सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता है 75 नंबर की इसमें हिंदी आएगी। तो इसमें क्या है कि उम्मीद ये है कि इस हिंदी से सारा कुछ वो कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो हिंदी में साथ में हमने रस, छंद और अलंकार को भी रखा है। भाषा चैप्टर है, एक भाषा का विकास, यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जितनी भी हैं उसमें हिंदी हमारी सबसे प्रमुख है, जो हिंदी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सिलेबस के अंदर पढ़नी है। साथ में एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो अपने कुछ लोगों ने पढ़ा भी है, जो कि टीजीटी पीजीटी में मेन सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन आपका 75 नंबर की जो जनरल पेपर की हिंदी है, इसमें हम उस चीज़ को भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा हम विस्तार रूप से नहीं पढ़ेंगे। केवल प्रमुख कवि, उनका परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनके विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा सा विविध पढ़ेंगे, जिससे कि आपका पूरा हिंदी का जो जनरल पेपर है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक लेकर हम चलते हैं डेमो के तौर पर, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आभास हो जाए कि सचिन एकेडमी पर आपको किस तरह से कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि यहाँ से ये इसी टॉपिक के अंदर से कई सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ना तो इसमें कोई वर्णमाला है, देखो वर्णमाला आप लोग जानते हैं, वैसे एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ाया ही जाएगा, बस उसका थोड़ी सी एक झलक जैसे कह देते हैं हम, वो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, तो शब्द भेद नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, इस शब्द भेद में आपके कई प्रकार के शब्द आ जाएंगे, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना वोकेबुलरी, वो इसके अंतर्गत आ जाती है सारी की सारी। ठीक है, इसमें आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, इसके अतिरिक्त आपके संज्ञा से लेकर अव्यय तक, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, और इसके बाद एकार्थी, अनेकार्थी, यानी कि विपरीतार्थी, जिसे विलोम शब्द को ही बोलते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें इसी सिलेबस, इसी जो है चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो शब्द भेद को हम बांट लेते हैं। अब शब्द जो है इसमें हम देखो शब्द को लेकर चलते हैं कि शब्द होता क्या है। ठीक है, शब्द को जान लेते हैं दोस्तों, शब्द क्या होता है। पहले शब्द को जानना आवश्यक है। शब्द देखिए भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई होती है, या इसे हम कह सकते हैं सार्थक लघुत्तम इकाई। भाषा की दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मतलब, सार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों? सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। भाषा यानी कि जो माध्यम एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम जो होता है, उसको हम भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को अपने तक ग्रहण करते हैं भाषा के माध्यम से। तो भाषा की एक इकाई होती है जो शब्द है, और शब्द क्या है? सार्थक। इसकी एक परिभाषा और है, वर्णों के
वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि वर्ण क्या होता है। थोड़ा सा वर्ण के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। वर्ण जो होता है, इसमें जो ये वर्ण की बात हम कर रहे हैं, इसमें जो वर्ण होता है ठीक है ना, ये वर्ण क्या होता है, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई होती है। भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई होती है वर्ण। यानी कि इससे पहले जो एक और इकाई आएगी ध्वनि, ध्वनि से किसी भी शब्द की, किसी भी भाषा की शुरुआत होती है। यानी कि जैसे कोई भी भाषा जब जिस समय जन्म लिया होगा, जिस भाषा ने, किसी भी भाषा ने, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो दुनिया की, उसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ध्वनि से। टर चे पो टे ठे, इस तरह से, कुर चू, इस तरह से। यानी कि ये भाषा की शुरुआत होती है ध्वनि से। लेकिन ध्वनि को हम लिख नहीं सकते, तो लिखने से जो अगली वाली आएगी ध्वनि के बाद वो वर्ण कहलाएगी। ध्वनि के बाद वर्ण और वर्ण के बाद शब्द। तो ध्वनि को हम लिख नहीं सकते, लेकिन वर्ण को लिख सकते हैं। वर्ण में सभी स्वर आ जाएंगे और व्यंजन आ जाएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे वर्ण के अंतर्गत, सभी स्वर और व्यंजन। तो उन्हीं स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो स्वर और व्यंजन है वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो इसी को कहा जाता है सार्थक। यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रही है। या फिर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मतलब छोटी हो और उसमें अर्थ भी हो। ये छोटी तो है लेकिन इसमें अर्थ नहीं है। इससे भी एक छोटी है ध्वनि, लेकिन उसको लिखा नहीं जा सकता, तो इसको क्या कहेंगे, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई। इससे बड़ी आएगी भाषा की लिखित लघुत्तम तो है लेकिन साथ में सार्थक भी है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ठीक है, वो शब्द होती है। अब शब्द देखो यहां पर समझ में आया, शब्द क्या होता है, भाषा की सार्थक, यानी कि इसका अर्थ होता है। कोई भी आप शब्द ले लीजिए उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। लेकिन अर्थ के आधार पर देखा जाए तो शब्द फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें हम लेते हैं तो सार्थक, ठीक है, एक निरर्थक, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक है जी। तो सार्थक और निरर्थक शब्द जो, अब आपने सार्थक शब्द तो देखे हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा, सीधी सी बात है, शब्द तो वही होगा ना जिसका कोई अर्थ होगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते। जैसे आपने सीखा होगा ना, पानी के साथ में एक शब्द लेते हैं, अरे पानी वानी दे दो भाई। जैसे आपकी कोई घर में मेहमान आए हैं, अरे पानी वानी दे दो, खाना वाना दे दो, कपड़े वपड़े दे दो, रोटी वोटी दे दो। तो जैसे पानी के साथ में हमने एक शब्द प्रयोग किया वानी, ठीक है। खाना के साथ में प्रयोग किया वाना, ठीक है, ठीक है। अरे चलना वलना है कि नहीं है, यही रहोगे क्या, ठीक है, इस तरह से। और कपड़े वपड़े पहन लो, कुछ नए कपड़े पहन लो, कुछ चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तो कपड़े वपड़े, इस तरह के जो बाद के वाले जो शब्द होते हैं। चाय वाय, अरे कुछ चाय वाय बनी है सुबह या ऐसे ही रखोगे, चाय वाय, चाय वाय। तो दोस्तों ये जो शब्द है ना आपके, ये वाले, ये निरर्थक शब्द है। लेकिन किंतु परंतु ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते, ये शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते, ये सार्थक शब्दों के साथ में ही प्रयोग होंगे। तो ये अर्थ के आधार पर शब्द हो जाते हैं दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। पॉइंट समझ में आया। यानी कि सार्थक वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, निरर्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन इनको स्वतंत्र रूप में हम नहीं प्रयोग कर सकते, इनको हम सार्थक शब्दों के साथ में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमें इनकी डिटेल तो पढ़नी है नहीं, क्योंकि इनका तो अस्तित्व यही खत्म हो गया, ये तो यही ढेर हो गए। अब
जिनका कोई अर्थ होता है उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है जी, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों में दोस्तों हमें 4 आधार पर बांटना होता है। ठीक है, सार्थक शब्दों को हम 4 आधार पर बांटेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर, इतिहास या स्रोत के आधार पर। तीनों एक ही नाम है, व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत, तीनों को हम एक ही साथ में रखेंगे। ठीक है, क्या दोस्तों? व्युत्पत्ति या इतिहास या स्रोत। ठीक है, के आधार पर। ठीक है, एक तो इस प्रकार से हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। ये पॉइंट समझ में आ रहा? यानी कि व्युत्पत्ति जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इतिहास या उद्गम स्थल या स्रोत। ठीक है, फिर दूसरा लेंगे दोस्तों हम यहां पर रचना या बनावट। क्या लेंगे? रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना मतलब शब्दों की रचना कैसे होगी, बनावट कैसे होगी, इसके आधार पर। ठीक है, शब्दों की रचना और बनावट के आधार पर। ठीक है, एक लेते हैं दोस्तों व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ठीक है, व्याकरणिक यानी कि रूपांतर। ठीक है, रूपांतर या रूपांतर प्रयोग के आधार पर, रूपांतर। ठीक है जी, क्या दोस्तों? रूपांतर या प्रयोग के आधार पर, या व्याकरणिक प्रकार्य, जैसे कि ये भी 3 है, इसमें 2 तरीके से, उसमें रूपांतर या प्रयोग, एक तीसरा व्याकरणिक प्रकार्य। ठीक है, इसको क्या रखेंगे? व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर रखेंगे। ठीक है, एक चौथा होता है दोस्तों अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, ये तो छोटा वाला ही है। ठीक है, इसको हम पूरा लिख सकते हैं, मतलब सभी में हम देखो पहला कौन सा बांटा, व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। इनके बारे में भी डिटेल बताएंगे, परेशान ना हो, समझ में आएगा सब कुछ, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बड़ा मजा आने वाला है आपको हिंदी पढ़ने में। जो डरते होंगे ना हिंदी से, हिंदी बहुत टफ लगती है, हिंदी बहुत कमजोर है, हिंदी में भी आप बिल्कुल एकदम शक्तिशाली बन जाएंगे, ताकतवर हिंदी, हिंदी आपकी ताकत बनेगी, इतना विश्वास रखिए बस। रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है रूपांतर प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, और तीसरा है आपका, चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है जी, ये 4 प्रकार से हम अर्थ जो है शब्दों का वर्गीकरण कर लिया है। तो इसमें हम लेते हैं पहले दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द हो जाएंगे दोस्तों 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से भला? एक तो हो जाएगा आपका यहां पर लेंगे तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा लेंगे कौन सा लेंगे दोस्तों? तत्सम। ठीक है, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है जी, ये 4 प्रकार के आपके इस आधार पर शब्द हो जाते हैं। ठीक है जी, समझिए बात को।
व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत या उद्गम भी हम इसका नाम लग सकते हैं, उद्गम जहां से उत्पत्ति हुई है शब्दों की। तो वो शब्द हो जाते हैं आपके चार प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, एक और इसमें पांचवा आता है संकर शब्द, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। जब प्रश्न पूछे परीक्षा में और विकल्प में पूछे कि चार प्रकार के होते हैं या पांच प्रकार के, तो आपको पांच लगाना है, और विकल्प में केवल चार ही है तो चार लगाना है। जब वो पूछे कि जो पांच विकल्प में है, तो उसका मतलब यह है कि पांच प्रकार से ही पूछ रहा है। संकर शब्द को वो साथ में लेकर चलेगा। अब संकर शब्द कैसे होते, मतलब जैसे होते ना दो भाषा के अलग अलग, जैसे कटोरदान, टिकट घर, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, तो इस तरह के जो है दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनको हम संकर बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आपने हाइब्रिड बीज देखा ना, हाइब्रिड संकर बीज खेतों में लगता है ना, संकर बीज वो दो अलग अलग जीन को मिलाकर बनता है वो बीज, वो ऐसे ही यहां पर संकर शब्द होते हैं। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर इसमें तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इसमें तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है इसमें रूढ़ शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, फिर यौगिक होते हैं, यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है जी, ओके, रिपोर्ट यहां तक समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी, ये बात समझ में आई प्यारे साथियों? ऑफलाइन कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इससे भी और ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में। ठीक है, बस धैर्य बनाकर आप थोड़ा सा देखो, कुछ चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा सा धैर्य और मेहनत तो लगती ही है ना। चलिए, रूपांतर, प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी दोस्तों शब्द हो जाते हैं दो प्रकार के, एक तो आता है विकारी और एक आता है आपका अविकारी। ठीक है, विकारी और एक आता है आपका अविकारी। ठीक है, इसको यहां पर इस तरह से हम यहां बांट लेंगे। एक होता है आपका विकारी शब्द, एक होता है अविकारी। ये नाम तो सुने होंगे ना आपने, कभी कभी नाम सुने हैं या नहीं सुने? बहुत मजेदार तरीके से इनको पढ़ना है दोस्तों, और यहां पर आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इसी टॉपिक से। देखो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब विकारी और अविकारी में जो प्रश्न आएंगे देखना, उनसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें इनसे प्रश्न ना पूछे जाते, गारंटेड है। और ये जो मैं आपको जो है शब्द भेद करा रहा हूं, 75 में से ये मान के चलिए कम से कम 25-30 प्रश्न इसी से आएंगे। 25-30 प्रश्न, वो कैसे भला, जरा सारे टॉपिक को आप देखना एक बार नजर मार के कि कितने सारे जो है यहां से कवर हो जाएंगे। विकारी जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो हो जाते हैं आपके चार प्रकार के। ठीक है, विकारी शब्द हो जाएंगे आपके चार प्रकार के, जिसमें आपका एक आता है संज्ञा। क्या संज्ञा से प्रश्न नहीं आते कहीं? कौन सा प्रश्न जो संज्ञा से प्रश्न नहीं पूछता? कौन सा प्रश्न पत्र है पूछेगा? एक आता है आपका सर्वनाम, पूछता है कि नहीं पूछता? पूछता है। फिर एक और आता है आपका क्रिया, पूछता है कि नहीं पूछता? पूछता है, प्रश्न पूछता है। एक आता है आपका विशेषण। तो आप मुझे बताइए कि यहां से प्रश्न नहीं पूछता है? पूछता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। विकारी शब्द। अब ये विकारी का मतलब क्या होता है? विकार। विकारी किससे बना है? विकार से बना है। और विकार का मतलब होता है बदलाव, चेंज, परिवर्तन। मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलाव आ जाए उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, संज्ञा हमने एक जातिवाचक संज्ञा ली। जाति मतलब लड़का, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें लड़का को लिंग के आधार पर बदल दो तो लड़की बन गया, लड़का का लड़की बदल गया लिंग के आधार पर। वचन के आधार पर बदले, मतलब एक वचन का बहुवचन करे तो लड़के हो जाएगा। और कारक के आधार पर बदले, लड़के का, लड़के की, लड़के के लिए,
जैसा होता है लड़के की मौसी के, लड़के के मौसा के, लड़के के ताऊ के, लड़के की चाची के। तो ये क्या है, ये कारक चिन्ह है। तो लिंग वचन और कारक के आधार पर जो शब्द बदल जाए वो विकारी कहलाएंगे, और जो शब्द बिल्कुल ना बदले वो अविकारी कहलाएंगे। ठीक है, अब अविकारी में भी 4 प्रकार होते हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, हम चारों को लिख लेते हैं पहले। तो इसमें एक आता है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण आता है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। ये जो विशेषण है ये केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ये वाला विशेषण इन दोनों की विशेषता बताएगा। ये वाला विशेषण इसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक। एक होता है आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, कौन सा दोस्तों, समुच्चय बोधक। जो संबंध बोधक होता है वो दो शब्दों या दो वाक्यों को में आपस में संबंध जोड़ने का काम करता है। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु। समुच्चय बोधक भी यदि, बल्कि, नहीं, तथापि, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द। एक होता है दोस्तों आपका इसमें विस्मयादि बोधक। सुना होगा ना विस्मयादि, ओह अच्छा, अरे वाह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वही हुर्रे, ओह अच्छा, वाह, अच्छा, अच्छा, पीके वाला अच्छा। ये अच्छा अच्छा यही आएगा कहाँ, विस्मयादि बोधक में। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। हिंदी में विस्मय आश्चर्य को बोलते हैं। ठीक है, एक रस होता है, तो वही से विस्मयादि बोधक लिया है। विस्मयादि बोधक यानी कि विस्मय के जैसे आदि, आदि का मतलब होता है और भी। ठीक है, बोधक शब्दों को सूचित करने वाले शब्द। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अविकारी में आ जाएंगे, हम इनको भी पढ़ेंगे डिटेल में। फिर एक होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर यहां पर नहीं आएगा, इसलिए हम अर्थ के आधार पर करेंगे अगले पेज पर। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए अर्थ के आधार पर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अर्थ के आधार पर इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी दोस्तों केवल एक क्या कहते हैं, एक डेमो में, मतलब 40-50 मिनट के एक डेमो में पूरे, मतलब थोड़ी सी झलक तो नजर आ ही जाती है कि टीचर आपको कैसा पढ़ाने वाला है, किस तरीके से, किस व्यवहार से पढ़ाने वाला है। और ठीक है, चलिए बाकी आप जो है एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, क्योंकि अध्यापक आप बनने वाले हैं, तो आकलन कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अर्थ के आधार पर इसमें क्या होता है दोस्तों, एक होता है विपरीतार्थी। क्या होता है दोस्तों, विपरीतार्थी। ठीक है, एक और होता है समानार्थी, एक होता है अनेकार्थी, एक होता है एकार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। ठीक है, तो इसके भी इन दोनों में से कुछ अलग अलग नाम हैं दोस्तों। ठीक है, विपरीतार्थी को हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द पूछता है परीक्षा में, नहीं पूछता, पूछता है। कितने महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। समानार्थी जो समान अर्थ देते हैं, यानी कि पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द इसी में आएंगे। ठीक है, एक जो अनेकार्थी होते हैं, मतलब एक शब्द के ही अनेक अर्थ होते हैं।
एक शब्द के ही अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा इसके यही लिख लेते हैं, चाहे तो आप डिटेल में यही बता देते हैं आपको। जैसे विलोम शब्द तो आप जानते हैं, रात का दिन, सच्चा का झूठा, इस तरह से विलोम शब्द। पर्यायवाची आप जानते हैं, जलज, पंकज, नीरज, इस तरह से। अनेकार्थी शब्दों में जैसे हमने लिया, एक शब्द लिया अनेकार्थी, जैसे हमने कहा कनक, तो कनक शब्द का एक अर्थ हुआ सोना, एक का धतूरा, एक हुआ गेहूं। तो इसके अनेक अर्थ निकले कि नहीं निकले? क्या अनेक अर्थ निकले। समानार्थी और अनेकार्थी में अंतर समझिएगा। समानार्थी मतलब कई सारे शब्द होंगे, उनका एक ही अर्थ होगा, मतलब सॉरी, कई सारे शब्द होंगे, उनके समान ही अर्थ होंगे। जैसे कि हमने कहा पंकज, नीरज, जलज, इन सबका समान अर्थ है क्या? कमल, समान अर्थ हुआ। लेकिन जो कनक शब्द है इसके अनेक अर्थ हो जाएंगे, सोना भी है, धतूरा भी है, गेहूं भी है। ठीक है। अब एक अर्थी यानी कि वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। एक अर्थी वे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे मान के चलिए घोड़ा, ठीक है, घोड़ा का घोड़ा ही अर्थ होगा। ठीक है। एक शब्द लिया हमने नीला, नीला मतलब रंग है ये नीला, इस तरह से। तो ये हो गया आपके एक अर्थी, यानी कि एक ही अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है। हम उस और कुछ भी रख सकते हैं साथ में, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको और डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। बस थोड़ा सा हम इस वाले टॉपिक को और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद मैं आपको प्रश्न कराऊंगा कि परीक्षा में किस तरह से संभावित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। के आधार पर, ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है और इसमें हम पहले पॉइंट में जितना संभव हो सकेगा उतने अच्छे से आपको कम समय में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके 4 भेद दोस्तों हमने बताए थे। ठीक है, इसके हमने कितने भेद बताए थे आपको? 4 भेद बताए थे। कौन कौन से भला? एक तो था आपका तत्सम, ठीक है, दूसरा था आपका तद्भव, तीसरा था देशज और चौथा था विदेशज। ठीक है, तो यहां पर एक समझने वाली चीज है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा है कि ये वाले टॉपिक से कि एक भी प्रश्न नहीं आया हो। गारंटी है कि हर एक प्रश्न पत्र में आपको यहां वाले टॉपिक से, शब्द भेद वाले टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। संभावना ज्यादातर ही रहती है कि यहां से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो इसी को आधार बनाकर हमने ये वाला टॉपिक आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, तो तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, समझ लेते हैं। तत्सम जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक तो होता है तत् जमा सम। ठीक है, तत् जमा सम 2 शब्दों से मिलकर बना। अब तत् का मतलब होता है दोस्तों उसका या उसके, कारक चिन्ह कुछ भी लगा सकते हैं, मूल शब्द है उस। ठीक है, उस के, और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, किसके समान भाई? उसके समान। कौन? संस्कृत के समान, उसके अर्थात संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। अब के लगा हुआ है तो यहां पर भी के लगाएंगे, के समान। अब इसकी परिभाषा यहीं से बन गई, वे शब्द जो संस्कृत के समान है और हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के समान है और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहला जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? इसका मैं आपको यहां पर परिभाषा लिख देता हूं।
वे शब्द जो संस्कृत के समान है, ठीक है, और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब कैसे भला? अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल, एग्जाम्पल के बिना तुम आगे ही नहीं बढ़ते कभी, जब तक आपको हम एक उदाहरण ना दे दें। भाई आपको देखो, विद्यार्थी को क्या चाहिए? परिभाषा, फॉर्मूला, ये सब पता होता है, लेकिन जो हम चीजें समझा रहे हैं उसका पूरी तरह से समझ में तब आता है जब हम उसके उदाहरण ना दे दें, तब तक, ठीक है, तब तक समझ में नहीं आती है चीजें। तो तत्सम की परिभाषा हमने बताई कि उसके समान वे शब्द जो संस्कृत के समान है और हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मान के चलिए हमने लिया, यहां पर अगले पेज पर ले ले, जैसे कि कर्पूरः, ठीक है, आम्र, ठीक है, अग्नि, ठीक है, अक्षि, ज्वाला, ठीक है, और धैर्य, ठीक है, वाक और वानर, ठीक है। इस तरह के शब्द जो हैं वो जो हिंदी में हूबहू वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं कि जो संस्कृत में थे, वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखना तत्सम शब्दों की ट्रिक कितनी गजब की मैं आपको बताता हूं। 10 ऐसे नियम बताऊंगा कि आपकी 98% तत्सम शब्द इन्हीं ट्रिक्स में खत्म हो जाएंगे। बाकी 2% आप देख लीजिएगा, याद वाद करना हो तो, अन्यथा वो आपको समझ के आधार पर है। इतनी गजब की ट्रिक्स है, बहुत मजेदार, कि अरे वाह, इससे भी निकल रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। जिसमें कहा छोटा सा, मैं छोटी सी झलक में आपको दिखा दूं, कुछ नियम मैं यहां पर लिखवा देता हूं कि तत्सम शब्दों को पहचानने के तरीके, ठीक है। जिसमें मान के चलिए व का ब हो जाएगा, यानी कि जो तत्सम में व है वो हिंदी में ब हो जाता है, यानी कि तद्भव में ब हो जाएगा। अब इससे पहले तद्भव समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तत्सम समझ में आ गया कि वे शब्द जो संस्कृत के समान है और हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ये वाले, ठीक है। अब इससे पहले, इसको बदलने से पहले, तद्भव में बदलने से पहले हम तद्भव जान लेते हैं कि तद्भव होता क्या है, ठीक है। अब यह भी 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा भव। अब किसी के मन में यह प्रश्न तो नहीं आ रहा कि सर यहां तो द लिखा है, नीचे अपने त क्यों लिख दिया है? गुरुजी चौड़े में घुमा रहे हो, डरा रहे हो, मैं है चौड़े में चला रहे हो। देखिए संधि आपने पढ़ी होंगी, तो संधि में क्या होता है, एक नियम होता है कि जब वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, जो त अपने वर्ग का पहला होता है, दंत से बोला जाता है, अपने वर्ग का पहला होता है। जब उसका मेल किसी भी स्वर से हो, य र ल व से हो, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो, तो जो पहले वाला वर्ण है अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो इसका तीसरा कौन सा हुआ? त थ द, तो त द में चला गया। जब मेल हुआ तभी तो द में गया, तो मेल होने के बाद यहां पर लिखा हुआ, ये मेल होने से पहले लिखा गया है, संधि से पहले लिखा गया है और ये संधि होने पर लिखा गया है। तो जब संधि होती है तो पहले वाला तीसरे में चला जाता है, तो त का द हो जाता है, ठीक है। हम संधि में पढ़ेंगे चीजों को, बड़ी मजेदार ट्रिक से, ठीक है। अब तत् का मतलब क्या होता है दोस्तों? उस से, यहां पर देखो तत् मतलब वही है उस, यहां पर हमने कारक चिन्ह लगाया के और यहां पर कारक चिन्ह लगाया से, तो कारक चिन्ह का हम बदल सकते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलेंगे। तत् का मतलब उस ही होता है, उस। के हो सकता है कारक चिन्ह या से हो सकता है या लिए, कुछ भी कारक चिन्ह, हम जो आवश्यकता है, जिस कारक चिन्ह की आवश्यकता है हम उसी कारक चिन्ह को लगाएंगे, लेकिन अर्थ नहीं बदल सकते। इसका मतलब भी उस है, इसका मतलब भी उस है, लेकिन यहां हमने कारक चिन्ह थोड़ा सा बदल दिया है जरूरत के लिए।
भव का मतलब होता है उत्पन्न, ठीक है। भव का मतलब होता है उत्पन्न, है ना? पुत्रवती भवा, आपको एक पुत्र उत्पन्न हो, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन बोलना भी चाहिए पुत्रीवती भवा, एक पुत्री उत्पन्न हो, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आशीर्वाद होता है, तो भवा का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। चलिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ फिर, पूरे वाले का अर्थ क्या बनेगा, उससे उत्पन्न। अब भाई किससे उत्पन्न होगा, उसके मतलब क्या है, संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है। पूरा अर्थ क्या हुआ दोस्तों, संस्कृत से उत्पन्न, यानी कि वे शब्द, इसकी परिभाषा बना दें, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में कुछ रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा, वे शब्द जो संस्कृत से, मतलब संस्कृत से निकल कर आए हैं, हूबहू वो शब्द नहीं है, संस्कृत से थोड़े अलग हुए, लेकिन थोड़ा सा कुछ आधार संस्कृत के शब्दों का यानी कि तत्सम का होगा, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल जाएगा। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में उत्पन्न होकर कुछ रूप बदलकर, रूप परिवर्तित करके, हिंदी में लिख लेना, रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। पॉइंट समझ में आया, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो कौन से होते हैं तत्सम शब्द, अभी प्रश्न हम कराएंगे इसी के आधार पर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया है। तो ट्रिक भी मैं बता रहा हूं साथ में, और फिर आपके इनका भी, जैसे कि कर्पूर का कपूर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कपूर। आम्र का आम हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा, अक्षी का आंख हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ज्वाला का यहां पर आग भी रख सकते हैं इसमें साथ में, देखो इसका ये तत्सम ही है, ये तत्सम है और ये भी तत्सम है, लेकिन ये इसका पर्यायवाची है, इसका भी आग होगा और इसका भी आग होगा, तो ज्वाला लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें रख देंगे, धैर्य का धीर रख देंगे, वाक का बोलना लिखेंगे, ठीक है, बोलना, वानर का बंदर हो जाएगा। अब देखिए, जो शब्द तत्सम में है व से शुरू हुआ है, हिंदी में वो ब बन जाएगा, ब, जैसे वाक का, ठीक है, वाक का बोलना, वानर का बंदर, विद्युत का बिजली, ठीक है, वक का बगुला, वक का बगुला, ठीक है। और आप कमेंट में करके ही मुझे बताएंगे, यहां हमने लिखा बारात, सॉरी बारात, मूल शब्द क्या है, बारात होता है, ठीक है, बारात, बारात नहीं लिखेंगे, बारात होगा, ये ध्यान रखना शुद्ध वर्तनी में। बारात को तत्सम में क्या बोलते हैं, बारात को तत्सम में क्या बोलते हैं, ऑफलाइन कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ठीक है। विद्युत का बिजली, वानर का बंदर, वक का बगुला, तो ये व का ब हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार श का स हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक आपका ट्रिक है, जिसमें श का स हो जाता है, यानी कि जो आपका ये तत्सम में श है, तद्भव में वो स हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको, इसका श हो जाएगा, ठीक है जी। या फिर हम कह सकते हैं जैसे शुद्ध को शुद्ध लिख लेते हैं, शुद्ध, ठीक है, इस तरह से। या फिर आपका विसर्ग आए, ठीक है, विसर्ग कहीं भी आए तो वो तत्सम कहलाएगा, श आए शब्द में तत्सम कहलाएगा,
तत्सम होगा, क्ष आए तत्सम होगा, त्र आए तत्सम होगा, ज्य आए तत्सम होगा, श आए तो भी तत्सम होगा, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन आए तो भी तत्सम होगा। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द अधिकांश दो होंगे आपके तत्सम होंगे। इतनी देखो कितनी ट्रिक हुई, इनमें सभी में आपके तत्सम शब्दों का प्रयोग बनता है, ठीक है। जैसे जैसे श्वसुर हो गया ना, श्वश्रु, श्वश्रु, श्वश्रु हो गया, तो ये ससुर बन जाएगा, ससुर। ससुराल का श्वश्रु आल्य, श्वश्रु मतलब ससुराल का, ससुर का आल्य। श्वश्रु का मतलब होता है ससुर, ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, तो ये ससुर है। और ससुराल को तत्समय में क्या बोलते हैं, देखो ये बताइए ना ट्रिक, स का श हो जाता है। ससुराल को श्वसुर आल्य, ससुराल्य, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। बहुत सारी मजेदार ट्रिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। जैसे कि एक मैं आपको बताऊं, यहां पर एक होता है शाक, शाक को तत्समय बोलते हैं साग। साग तो सभी ने खाया होगा ना, देसी घी, आय हाय लेवनी घी डालकर, शाक का साग। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मतलब ये ट्रिक्स हैं, इनके माध्यम से हम तत्सम और तद्भव में पहचान कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट आ रहा है समझ में आपको। अब आपके इस आधार पर हम प्रश्न कर लेते हैं कुछ। देखो देशज भी शब्द होते हैं, विदेशज भी होते हैं। तो देशज में मैं आपको कुछ शब्द लिखवा देता हूं, जैसे कि पेट, लोटा, डिब्बा, ठीक है, बेटा, बाप, छाती, ठीक है, ढक्कन, डिबिया, ठीक है, इस तरह के, खुरपी, दराती। विदेशज में आपके कई सारे आ जाएंगे, अंग्रेजी शब्द आ जाएंगे, सारे के सारे अंग्रेजी शब्द विदेशज होंगे। अरबी होंगे आपके, अरबी शब्द, फारसी शब्द होंगे, ठीक है, तुर्की शब्द होंगे, चीन के शब्द होंगे, जापान के शब्द होंगे, पुर्तगाली शब्द होंगे। वो हम आगे डिटेल में पढ़ाते रहेंगे आपको क्लास के अंदर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, फटाफट से बताइए। यहां पर कुछ प्रश्न हो जाएंगे आपके, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से, स्पीड से। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 या 7? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। मूल रूप से देखा जाए तो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे, देखो समझिए इस बात को, संस्कृत के अशुद्ध मतलब संस्कृत के शब्द नहीं है वे, संस्कृत के अशुद्ध रूप है या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। फिर से समझना कि संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में मूल शब्द के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य, यानी कि तत्सम से और तद्भव के बीच में यहां पर एक और शब्द आता है। बहुत अलग का प्रश्न है ये, बहुत टफ वाला। ना तो वो तत्सम है और ना ही तद्भव है, लेकिन बीच की स्थिति का शब्द है। बीच की स्थिति में जो शब्द बनेगा तो संस्कृत के अशुद्ध है वो और टूटे फूटे हैं, तो वो तत्सम कहलाएंगे, विदेशी कहलाएंगे, देशज कहलाएंगे, अर्ध तत्सम कहलाएंगे। कौन सा कहलाएंगे? वो ना तो तत्सम है ना तद्भव है दोस्तों, वो कहलाएगा आपका अर्ध तत्सम। क्या कहलाएगा? अर्ध तत्सम कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 भेद किए थे, तो 4 भेदों में कौन सा यहां पर गलत हो जाएगा? मतलब 4 जो भेद हमने किए थे उनमें एक यहां पर नहीं है, तो वो विकल्प लगाना है।
तत्सम, देशज, यौगिक या विदेशी। तो हमने 4 भेद किए थे, तत्सम किया था, तद्भव किया था, देशज किया था और एक विदेशज किया था। तो यहां पर हमारा यौगिक नहीं है। यौगिक और योग रूट तो हमारे रूप और प्रयोग के आधार पर था ना, तो यह अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में आंख का तत्सम रूप कौन सा है? आंख का तत्सम रूप कौन सा है? देखिए, ईदृश का मतलब होता है ईदृश, दृश्य का मतलब देखना, ईदृश का मतलब ऐसा। दंष्ट्रिका का मतलब होता है, ये दर्श है, दर्श का मतलब होता है दरस, और दर्शन से दर्शन हो जाएगा। ये दर्श जो शब्द है दर्शन से बना है, और दर्शन का तद्भव होता है दरस। क्या हो जाएगा? दरस, दर्शन। ठीक है, दर्शन क्यों जा रहे हैं हम तो भैया, दर्शन को दर्शन होता है। दंष्ट्रिका होता है ये वाला ही, दंष्ट्रिका मतलब दाढ़ी, दाढ़ी। और आंख का तत्सम हुआ अक्षी। ठीक है, देखो मैंने ट्रिक बताई थी, देखो एक रेफ भी निकला हो ना, रेफ भी ऊपर, तो भी तत्सम होता है। ये श हो तत्सम होता है, नीचे ट्र हो तत्सम होता है, अनुस्वार हो तत्सम होता है। ठीक है, और ये देखो ईदृश यानी कि संयुक्त व्यंजन है, तत्सम है, क्ष है तो भी तत्सम है, ये तत्सम की पहचान है। आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू, अक्षी का मतलब तो दोस्तों आंख हो गया, अक्षी का मतलब तो आंख हो जाएगा, चक्षु का मतलब भी आंख हो जाएगा। ये अश्रु और एक अश्रु, तो ये वाला अश्रु जो है गलत लिखा हुआ है, लिखा ही गलत है, इसकी तो टेक्निक ही गलत है भाई साहब। तो सही कौन सा हुआ? अश्रु का, ये आंसू का अश्रु हो गया। ठीक है, एक बताएंगे अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फटाफट से बताइए। ठीक है, हाँ जी, तो बात समझ में आ रही है आपको? क्लास अच्छी लगी, पसंद आई? ठीक है, चलिए, तो ये आ गया आपका, कौन सा उत्तर आएगा दोस्तों? हाँ जी, बी उत्तर आएगा, यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज। ठीक है, जिसमें आप हम इसके बम भी रख सकते हैं, फ्रेंच भाषा का। ड्रिल भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो हम लिखवाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बीपीएससी के स्तर के हिसाब से ही पढ़ाई जाएंगी। तो निश्चिंत होकर एक विश्वास हम पर जताइएगा। ठीक है, क्योंकि सचिन सर ने जो एक विश्वास बनाया है बच्चों में, वो निरंतर बना रहेगा, और हम भी प्रयास करेंगे, हम नए अध्यापक हैं आपके लिए, तो हम भी प्रयास करेंगे इसी तरह विश्वास के हम भी पात्र बने आपके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।